आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 18 टोपी भाग 4। राजा ने झट पहन भी ली। देख री फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने। राजा की टोपी में फूंदने नहीं। अब इसमें एक कठिन शब्द है। फदगुद्दी यानी एक छोटी चिड़िया। अलापना अपनी बात कहते जाना। जैसे ही राजा की टोपी लाई गई, राजा ने एकदम से पहन भी ली और मादा गौरैया को दिखाते हुए बोला कि छोटी सी चिड़िया, अब देख कि किसकी टोपी ज्यादा सुंदर है। राजा की बात सुनकर मादा गौरैया ने पहली बात छोड़कर दूसरी बात को दोहराना शुरू कर दिया कि उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल और राजा की टोपी में एक भी ऊन का फूल नहीं। उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल और राजा की टोपी में एक भी ऊन का फूल नहीं। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो। सिपाहियों, देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं। हेटी यानी अपमान, महाबली यानी शक्तिशाली, मजाल यानी हिम्मत, मसल यानी मार देना, पकने यानी पंख, क्षमा यानी क्षमा। जब मादा गौरैया अपनी टोपी को राजा की टोपी से ज्यादा सुंदर बता रही थी तो राजा को बहुत ज्यादा अपमान महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि वह इस देश का शक्तिशाली राजा है और उसके सामने एक छोटी सी चिड़िया इतनी हिम्मत दिखा रही है कि राजा का अपमान कर रही है। उसे बहुत बुरी तरह से गुस्सा आ गया और वह अपने सिपाहियों से बोल पड़ा कि इस छोटी सी चिड़िया की गर्दन मरोड़ कर मार डालो, इसके पंख उखाड़ दो और देर मत करो, जल्दी से इस चिड़िया को मार दो क्योंकि इसने राजा का अपमान किया है। राजा की बात सुनकर उसका मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि क्षमा करे राजन, क्यों इस छोटी सी चिड़िया को मारकर अपने हाथ गंदे करें, यह अपने आप ही थोड़ी देर में चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। अब इसमें एक कठिन शब्द है। लपक यानी झपटना। मंत्री की बात सुनकर राजा ने मादा गौरैया को मारने का ख्याल बदल दिया और तब राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि यह छोटी सी चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ। इसकी टोपी को वह पैरों से ठोकर मारेगा और इसे दिखाएगा कि राजा का अपमान करने पर क्या क्या हो सकता है। राजा का आदेश सुनते ही एक सिपाही ने गुलेल मारकर मादा गौरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया और दूसरा सिपाही तुरंत ही उस टोपी पर झपटा और वह टोपी राजा के सामने प्रस्तुत की गई। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। अब इसमें एक कठिन शब्द है। मसलने यानी कुचलना, दंग यानी हैरान, नायाब यानी बहुमूल्य, नमूने यानी बनावट, जड़ हो गया एक जगह जम जाना, सिवा यानी अलावा। जैसे ही राजा के सामने मादा गौरैया की टोपी को लाया गया, राजा तुरंत ही टोपी को पैरों से कुचलने के लिए तैयार हो गया, परंतु जैसे ही राजा उस टोपी को कुचलने ही वाला था
कि उस टोपी की खूबसूरती देखकर राजा हैरान रह गया। कारीगरी के इस बहुमूल्य बनावट को देखकर कुछ समय के लिए अपनी जगह पर ही जम गया। राजा उस टोपी को उठाकर उलट पुलट कर देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर उसके राज में कोई उससे ज्यादा सुंदर टोपी कैसे किस के पास हो सकती है। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। अब इसमें कठिन शब्द है। नगीना यानी सुंदर, हुनरमंद यानी गुणी, कारीगर यानी निर्माता। मादा गौरैया की टोपी देखकर राजा हैरान हो गया और राजा के मन में ख्याल आया कि इतनी सुंदर टोपी इस देश में आखिर कौन बना सकता है। राजा के कहने पर अब तो उस गुणी निर्माता की खोज होने लगी। और भला ऐसा कभी हो सकता? राजा कुछ चाहे और उसे वह पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। अब इसमें एक कठिन शब्द है। हाजिर यानी उपस्थित, मेघों की गड़गड़ाहट यानी बादल की गर्जन जैसा गुस्सा, मानिंद यानी तरह, दुहाई यानी माफी। जब राजा ने टोपी बनाने वाले का पता लगाने का आदेश दिया तो दर्जी को राजा के सामने हाजिर किया गया। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ और राजा से माफी मांगने की अन्नदाता उसे माफ कर दे। बादलों की तरह गुस्से में राजा ने दर्जी से कहा कि इतनी बढ़िया टोपी उसने कभी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई। दर्जी राजा से क्षमा याचना ही करता रहा तो राजा ने उसे कहा कि उसे क्षमा नहीं बल्कि उसके प्रश्न का उत्तर चाहिए कि इतनी बढ़िया टोपी उसने कभी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शें सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। अब इसमें एक कठिन शब्द है। उम्दा यानी बेहतर, दबीज यानी घना और मजबूत, मानिंद यानी जैसा, बख्शे यानी करें, उम्दा यानी अच्छा। जब दर्जी से राजा ने उसके प्रश्न का उत्तर देने को कहा कि उसने कभी इतनी बढ़िया टोपी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई तो दर्जी ने जवाब दिया कि जो कपड़ा मादा गौरैया लाई थी वह कपड़ा बहुत ही अच्छा था और राजन एकदम घाना और मजबूत था। अब राजा नाग की तरह गुस्से से मानो जहर उगलने लगा और गुस्से से बोला कि इतना अच्छा कपड़ा आखिर बुना किसने? अब गिरते पड़ते बुनकर को राजा के सामने हाजिर किया गया। वह भी राजा से माफी मांगने लगा। उसे भी राजा ने वही कहा कि उसे माफी नहीं, वजह जानी है कि आज तक उसने राजा के लिए इतना अच्छा कपड़ा क्यों नहीं बुना। अब इस पर बुनकर ने जवाब दिया कि राजन, जो सूत यह छोटी चिड़िया लाई थी वह सूत बहुत ही अच्छा था, एकदम पतला और रेशेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। अब इसमें एक कठिन शब्द है। बड़ी बेहतरीन यानी बहुत अच्छी। जब बुनकर ने कहा कि क्योंकि छोटी चिड़िया द्वारा लाया गया सूत बहुत ही अच्छा था, एकदम पतला और रेशेदार, इसलिए कपड़ा अच्छा बुना गया, तो राजा ने गुस्से से शेर की तरह दहाड़ मारी और पूछा कि इतना एकदम पतला और रेशेदार सूत आखिर किसने काता था। अब गिरते पड़ते कोरी को राजा के समक्ष हाजिर किया गया। वह भी अपनी जान की भीख मांगने लगा। राजा ने यहाँ भी वही प्रश्न दोहराया
कि जान की तो वह बाद में सोचेगा, पहले यह बताओ कि उसने इतना अच्छा सूत राजा के लिए कभी क्यों नहीं काता। इसके जवाब में कारी ने उत्तर दिया कि जो रुई यह छोटी चिड़िया लेकर आई थी वह बहुत ही बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह पिटकर मुलायम की हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अन्नदाता, खम्मा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। अब इसमें कठिन शब्द है। खमा यानी क्षमा, अन्नदाता यानी मालिक। जब राजा को पता चला कि अच्छी तरह पीट कर मुलायम की गई रुई के कारण ही यह सब काम हुआ है, तो राजा की आवाज बिजली की तरह भयानक हो गई और राजा ने पूछा कि इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। अब हाफते छाती पीटते दुनिया को राजा के सामने हाजिर किया गया। वह भी क्षमा मांगता हुआ राजा के सामने खड़ा हो गया। उसे भी राजा ने वही कहा कि उसे माफी नहीं, वजह जाननी है कि उसने आज तक ऐसा काम राजा के लिए क्यों नहीं किया। राजा गुस्से से कांप रहा था और उन चारों से पूछ रहा था कि आखिर आज तक उन चारों ने मिलकर राजा के लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया और इस छोटी सी गौरैया के लिए कर दिया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभे दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। अब इसमें एक कठिन शब्द है। नफासत यानी सज्जा, अभय यानी रक्षा का भरोसा। जब सभी को लगा कि अब राजा बहुत गुस्से में है, तो धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा कि राजन, सभी ने आपके लिए भी किया है और आगे भी अपने राजा के लिए करते रहेंगे। राजा ने गुस्से से कहा कि आज तक जो भी काम उन लोगों ने राजा के लिए किए हैं उनमें वो सज्जा क्यों नहीं थी जो सज्जा छोटी सी चिड़िया की टोपी बनाने में दिखाई गई। इस पर दुनिया बोला कि अगर राजा उसे रक्षा का वचन दे तो वह बताएगा कि इसका कारण क्या था। राजा किसी भी हालत में यह जानना चाहता था कि आखिर वो क्या कारण है कि उसकी चीज़ों में सज्जा की कमी है। इसलिए उसने दुनिया को रक्षा का वचन दिया और कहा कि वह बताए आखिर क्या कारण है। फिर दुनिया बोले कि राजन, यह मादा गौरैया जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा काम करने वाले को दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप सज्जा आती गई। सबने इसका काम मन लगाकर किया। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। बेगार की नहीं है यह। गवरिया फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब इसमें एक कठिन शब्द है। दंडवत यानी चरण स्पर्श, पूरे मोल यानी कीमत, बेगार यानी बिना मेहनताना के दिया किया जाने वाला कार्य, कंगाल यानी दरिद्र, निरा कंगाल यानी बिल्कुल गरीब, जुर्ती यानी जुटाना। दुनिया को यह डर था कि कहीं राजा उसे दंड न दे, इसलिए वह लगातार राजा के चरण स्पर्श किए जा रहा था। तभी मादा गौरैया चिल्लाने लगी कि राजा देख ले, अपनी आंख में अंगुली डालकर देख ले, इस टोपी के लिए उसने पूरे दाम चुकाए हैं। यह टोपी मुफ्त की नहीं है और लगता है कि यह राजा तो दरिद्र है
बहुत ज़्यादा गरीब है। इसके पास इतना भी धन नहीं है कि यह एक टोपी तक बनवा सके। तभी तो इसने गोरैया की टोपी को छीन लिया है। मादा गोरैया जोर जोर से यह सब चिल्ला रही थी। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतनी लवाजिमें का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? अब इसमें आए कठिन शब्द है। अकबका यानी परेशान, एक तो तमाम यानी बहुत सारे, कम सूरती यानी कम सुंदर, खजाने यानी कोष या भंडार, पाखी यानी पक्षी, घट यानी कम, तमाम बेगार करवाने यानी तमाम लोग निकल आए थे, लगान यानी कर, ऐशो आराम यानी सुख चैन, लश्करी यानी सेना, लवाजिमें यानी यात्रा आदि के साथ रहने वाला सामान, बोझ यानी भार। मादा गोरैया की बातें सुनकर राजा तो सचमुच हैरान ही रह गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उस छोटी सी चिड़िया की मदद की थी, दूसरे उस छोटी सी चिड़िया की टोपी के सामने राजा की टोपी बदसूरत थी। चिड़िया की टोपी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तीसरे राजा के खजाने की पोल सबके सामने खुलती जा रही थी। राजा यह सोच रहा था कि इस छोटी सी चिड़िया को कैसे पता चला कि राजा का धन घट गया है। उस छोटी सी चिड़िया की बातें सुनकर सभी लोग बाहर आ गए थे। बहुत सख्ती से कर वसूलने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना सुख चैन, इतनी सेना, इतना यात्रा आदि के साथ रहने वाला सामान का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? इतने खर्चे के बाद राजा का खजाना खाली होना स्वाभाविक ही था। मंत्री ने होले से कहा, यह मुफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। अब इसमें कठिन शब्द है। होले यानी धीरे, मुफट यानी मुंह पर जवाब देने वाला, बेपर्दा यानी खुला करना, झट यानी तुरंत। लेखक कहते हैं कि जब माता गोरैया राजा के खजाने की पोल खोल रही थी तो राजा का मंत्री धीरे से बोला कि यह छोटी सी चिड़िया तो बिना डरे मुंह पर जवाब देने में माहिर है, किसी से भी नहीं डरती। यदि इसे रोका न गया तो ये राजा के सभी राज सबको बताकर ही दम लेगी। मादा गोरैया की बातें सुनकर राजा तो खुद भी घबराया हुआ था, कहीं मादा गोरैया ज्यादा ना बोल दे, इसलिए वह झट से बोल पड़ा कि इस छोटी सी चिड़िया की टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने राजा का कहना माना और मादा गोरैया की टोपी को वापस शिखर की ओर हवा में उछाल दिया। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? यह कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। जैसे ही राजा का आदेश मानकर सिपाहियों ने मादा गोरैया की टोपी को शिखर की ओर हवा में उछाला, मादा गोरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर फिर से नया राग गाने लगी कि यह राजा तो डरपोक है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक, क्योंकि यह एक छोटी सी चिड़िया से डर गया तभी तो इसने टोपी लौटा दी। उसकी बातों को सुनकर राजा अपने मंत्री से कहने लगा कि यह छोटी सी चिड़िया तो मुंह पर ही बोलने वाली है, कौन इसके मुंह लगेगा? राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मादा गोरैया सबके सामने उसके राज खोल रही थी। राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मादा गोरैया की टोपी भी लौटा दी और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया। अब हम पाठ सार करेंगे। यह कहानी एक गोरैया के जोड़े की है
उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दूसरे के बगैर वे कोई भी काम नहीं करते थे। एक बार मादा गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने देखा तो उसकी प्रशंसा की, परंतु नर गौरैया ने कहा कि वस्त्रों से मनुष्य सुंदर नहीं लगता, वह तो मनुष्य के वास्तविक सौंदर्य को ढाक लेता है। परंतु मादा गौरैया को टोपी पहनने का मन करता है। नर गौरैया कहता है कि हमें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसी ही ठीक है। मगर मादा गौरैया अपनी जिद की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह टोपी बनवाकर ही रहेगी। एक दिन उसे रुई का टुकड़ा मिला, जिसे पहले वह धुनिया के पास ले जाकर धुनवाती है, फिर सूत कतवाने के पास कोरी के पास ले जाती है तथा दोनों को बनवाई का आधा आधा हिस्सा मजदूरी दे देती है। गौरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर के पास जाती है और बुनकर को कपड़े का आधा हिस्सा मजदूरी देकर तथा अपना कपड़ा लेकर दर्जी के पास जाती है तथा उसे भी उसकी मजदूरी देकर उससे 2 टोपियां बनवा लेती है। दर्जी ने खुश होकर उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल भी लगा दिए। चिड़िया की टोपी बहुत सुंदर बनी थी। चिड़िया के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो वह राजा के महल की ओर उड़ चली। चिड़िया राजा के महल पहुंची तो राजा छत पर मालिश करवा रहा था। चिड़िया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को उस चिड़िया को मारने के लिए कहा, पर सैनिकों ने उसे मारा नहीं। राजा के कहने पर उसकी टोपी छीन ली। राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर हैरान था कि उस चिड़िया के पास इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आई। राजा हैरान था कि इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। उसने अपने सेवकों द्वारा उस दर्जी को बुलवाया। दर्जी ने टोपी सुंदर बनने का कारण अच्छा कपड़ा बताया। इस प्रकार क्रमशः बुनकर, कोरी व धुनिया को बुलावा भेजा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम इसलिए किया है क्योंकि उन्हें मजदूरी बहुत अच्छी मिली थी। चिड़िया ने राजा को कहा कि उसने सारा कार्य पूरी कीमत चुकाकर करवाया है। वह राजा पर आरोप लगाती है कि राजा कंगाल है, तभी प्रजा को बहुत सताता है, उन पर कर लगाता है, और तभी उसने उसकी टोपी भी छीन ली है क्योंकि वह खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता। राजा को अपनी पोल खुलने का डर हो जाता है, इसलिए वह चिड़िया की टोपी वापस कर देता है। चिड़िया राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई निकल जाती है। धन्यवाद।